नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मार्च 2024 एक केस लगा था जस्टिस यशवंत वर्मा के बेंच में, उनके सामने केस था और केस था कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स इनकम टैक्स विभाग ने फ्रीज कर दिए थे। बड़ी लाइबिलिटी निकाली थी कांग्रेस पर इनकम टैक्स की। कांग्रेस उसमें पुनर्विचार के लिए गई और मामला गया जस्टिस यशवंत वर्मा के पास कि जो भी ये निकाला जा रहा है लायबिलिटी, इसको एक बार इसका पुनर्मूल्यांकन हो जाए। उस याचिका को जस्टिस वर्मा ने खारिज कर दिया था। उसी जस्टिस वर्मा के दिल्ली वाले बंगले में जज साहब, बड़े जज हैं, काफी बड़े जज हैं, 2014 में हाई कोर्ट के जज बने थे। 11 साल हो गए, आगे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते कहां कहां पहुंचते। इनके घर में आग लग गई। आग लगी, ये शहर से बाहर थे, घर वाले फायर ब्रिगेड को बुला लिए। फायर ब्रिगेड आई, उसने आग बुझाया तो एक कमरे में उसको नोटों का गोदाम मिल गया, कैश का भंडार जज साहब के बंगले में। ये खबर आपको सामान्य लग सकती है, लेकिन ये खबर इस देश के लिए इतना बड़ा आईना है कि जिस आईने में पूरा का पूरा मुल्क नजर आता है और इस मुल्क का बदरंग चेहरा नजर आता है। अब समझ लीजिए फैसले कैसे होते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा था 9 करोड़ रुपए में, कहा मैंने सौदा कर लिया है, और अगले दिन जिसने कहा 9 करोड़ रुपए दिया हूं जस्टिस को, फैसला वही आया। अब ये जज माय लॉर्ड बोलते हैं ना, इनके घर में जो नोटों का अकूत खजाना, अकूत भंडार मिला है, इस भंडार के बाद सुप्रीम कोर्ट में तो हड़कंप है। लेकिन आज सवाल बहुत बहुत कड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट से। जो सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है, आपको पता है क्या? दिल्ली हाई कोर्ट से साहब का तबादला कर दिया जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट। भाई साहब, ये क्या सजा हुई? बहुत शानदार सजा। और मामला सिर्फ इतना नहीं है। धनखड़, जगदीप धनखड़, वही धनखड़ राज्यसभा में जो बैठते हैं, वही धनखड़ जो अपोजिशन के बोलने पर थोड़ा सा हिलने लगते हैं, धनखड़ भी फंसे हैं इस मामले। कैसे फंसे अभी हम दिखाते हैं, आपको लगेगा धनखड़ कैसे फंस गए। भाई, भाव को जोड़िए पहले चर्चा में, जोड़िए, फटाफट लाइए। स्वागत है भाव आपका। सबसे पहले इस मामले पर 3 स्टेप में आएंगे। एक तो ये मामला, इस मामले में हम धनखड़ को लाएंगे, उससे पहले जरा जो नोट का अकूत भंडार, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो सिफारिश है, फिर धनखड़ पे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो सिफारिश है कि इनका तबादला कर दिया जाए, ये मजाक बना रखा है क्या देश का? जस्टिस है, माय लॉर्ड हैं, तो इनको कुछ भी, ये कल को पे विचार करेंगे तो कह दिया जाएगा चलो अच्छा, इनको जो है 10 दिन की अवकाश पर भेजा जाता है, आराम कर लें। ये मजाक बना रखा है। संजीव खन्ना साहब या कुछ भी, ये भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, क्या है ये लोग? और यही यही सबूत है कि इस देश में न्यायपालिका और सरकार सब मिले हुए हैं, इस देश को सब लूट रहे हैं, खोखला बना रहे हैं। बड़े बिल्कुल, गंभीर। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, इस बार तो कोई 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 इसमें नहीं। न्यायपालिका में ये पैसा देके ही जज बना होगा, तभी पैसा कमा रहा है। और इसका इलाहाबाद वापस भेजने के मायने ये है कि इलाहाबाद में तुम्हारी पुरानी प्रैक्टिस है, वही जाओ। वहां तो घोषित क्लाइंट है। और अब तो कैश पकड़ने के बाद ये समझ में भी आ गया कि जज साहब कैश लेते हैं। हाँ। तब तो मामला और खुल गया। ये इलाहाबाद में पैदा हुए जज, इनकी पैदाइश 1969 की है, 69 की। उसके बाद ये दिल्ली में इन्होंने ग्रेजुएशन किया और लॉ किया रीवा में, रीवा यूनिवर्सिटी में, मध्य प्रदेश में। जबकि इलाहाबाद में सारे दुनिया के लोग लॉ करने जाते थे, क्योंकि ये जुगाड़ से ही लॉ हो गए, ये भी मैं मानता हूं। यदि रीवा में जाके गए तो मैं रीवा यूनिवर्सिटी को गलत नहीं कह रहा हूं। जो आज, क्योंकि इनके इनके क्या होता है, जब आदमी का आचरण समझ में आता है तो फिर पीछे सारी गुत्थियां सुलझने लगती कि ये कैसे कैसे किया होगा। उसके बाद ये वहां वकालत करने लगे। वकालत काय में श्रम, औद्योगिक कानून, टैक्सेस, इसमें महारत थी इनकी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको एक मुख्य वकील, माने वकील बनाया।
कोर्ट का वकील बने कुछ केसेस में। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012 से 13 इसी योगी जी के या उसके पहले के कार्यकाल में शायद उन्हें बाकायदा गवर्नमेंट का मुख्य वकील बनाया गया। उसके बाद में अस्थायी रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बने और उसके बाद वो स्थायी रूप से जज बने 1 फरवरी 2016 को और उसके बाद दिल्ली ट्रांसफर हो गया उनका 2021 में, 11 अक्टूबर 2021 में। तब से ये जहां जहां रहे वहां से ये फसल काट रहे भ्रष्टाचार की और पैसे की। क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि ये दिल्ली में बहुत, ये इलाहाबाद में बहुत पाक साफ थे, दिल्ली में आके ये भ्रष्ट हो गए। ये पैदाइशी भ्रष्ट होने चाहिए जो इनके पास अकूट संपत्ति में। और आज यदि मेरे पास 50,000 रुपए भी ज्यादा मिलते हैं तो ईडी मुझे उठा ले जाती, मेरी जमानत नहीं होती भाई साहब। ये कौन से दूध के धुले हैं, इनके यहाँ अकूट संपत्ति का भंडार मिलता है, भ्रष्टाचार और व्यभिचार घोषित होते हैं। और ये कौन सा इलीट सोसाइटी बनाई रखी है इन्होंने अपने। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसीजर बनाया, यदि आप भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, कदाचारी ऐसे आरोप आप पे लगते हैं तो फिर एक कमेटी आप पे नियुक्त होगी और वो फिर उसमें पहले तो स्पष्टीकरण मांगा जाएगा आपसे। स्पष्टीकरण जरा ठीक ठाक नहीं रहा तो फिर उसके बाद गहन जांच होगी और गहन जांच के बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी भी, उनकी एक कमेटी बनेगी और उनको ये बोला जाएगा या तो ये इस्तीफा दे या इनके ऊपर महाअभियोग चलाया जाए। मैं कहता हूं कि यदि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ना मैं खाने दूंगा ना खाऊंगा, यदि नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार की लड़ाई जरा भी उसमें 1% भी सच्चाई होगी तो इस पे महाअभियोग चलाना चाहिए। विपक्ष पहले से ही 55 लोगों ने साइन कर दिए हैं, पूरा सत्ता पक्ष साथ में आ जाएगा। ऐसे लोगों को नंगा करके इनको पद से हटा के इनको सजा देनी चाहिए। इस देश के उद्योगपति में जरा टैक्स देने में आनाकानी करी या आगे पीछे किया तो उसको सजा होती है। एक शहरी यदि उसने कुछ, उसके पास थोड़ा कैश ज्यादा मिल गया तो उसको सजा होती है, ईडी लगा देता है। कोई किसी को छोड़ता नहीं क्योंकि कानून के सामने सब एक है। तो कानून के सामने ये न्यायपालिका के लोग एलिट कैसे बन गए, ये सामंत कहां से पैदा हो गए। इसके पहले इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो यादव जी आए थे, उन्होंने संविधान की परिभाषा बदल दी। कॉलेजियम ने उनको बुलाया, उनके और कॉलेजियम के बीच में क्या हो गया किसी को पता नहीं। बाहर आके यादव जी कह रहे थे कि आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट, मैं आज भी मेरे अभिव्यक्ति किए हुए विचारों के साथ में खड़ा हूं और वो न्यायदान दे रहे हैं। भाऊ 10 ये मनुस्मृति को पूजने वाले लोग न्यायपालिका में बैठ के संविधान का काम करेंगे। ये दूसरे मिश्रा जी, कल की मिश्रा जी, 1 मिनट आशीष, कल का मिश्रा जी, ये महिलाओं के साथ छेड़खानी करने, उनके शरीर को रगड़ने को भी कोई गुनाह नहीं मानते। किसी महिला के लेंगा का नाड़ा खींचने पे भी गुनाह नहीं मानते, उसको घसीटने भी गुनाह नहीं मानते। ये वो है। मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ 30 सेकंड मांग दिया आपसे, मुझे एक पुरानी बात याद आ जाती है और वो पुरानी बात 2010 की है। 26 नवंबर 2010 को सर्वोच्च न्यायालय में इलाहाबाद के एक केस के बारे में बात करते हुए तत्कालीन जस्टिस काटजू साहब ने कहा था और उन्होंने शेक्सपियर के हेलमेट का एक उदाहरण देते हुए कहा, एक वाक्य कहते हुए कहा, समथिंग इज रॉन्ग इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। जो पढ़े लिखे हो, जिन्होंने शेक्सपियर पढ़ा वो जानते हैं उसके मायने क्या है। उन्हें कहा सिमिलरली आई वांट टू से समथिंग इज रॉन्ग विद द इलाहाबाद हाईकोर्ट। 2010 में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रॉन्ग हुआ वो आज भी मुझे रेक्टिफाई होता हुआ नहीं दिखता। आज भी मैं कह सकता हूं देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द इलाहाबाद हाईकोर्ट, देयर इज समथिंग रॉटन इन द इलाहाबाद हाईकोर्ट। एक जज संविधान को नहीं मानता, एक जज महिलाओं की इज्जत को नहीं मानता। ये वहां से आए हुए जज के घर नोटों का अंबार मिलता है। न्यायपालिका पे कहां विश्वास रखा जाएगा? कौन रखेगा विश्वास? इसी पर एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए कुछ और चीजें, दरअसल देखिए, है तो सब एक ही हमाम में सारे नंगे हैं।
बस इलाहाबाद हाई कोर्ट इसलिए थोड़ा सा और आगे जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में रामराज है, योगी आदित्यनाथ वाला रामराज है, इसलिए थोड़ा उत्तर प्रदेश में और तरक्की दिख रही है। बाकी आप इसी से अंदाजा लगाइए, पिछले 1 महीने से एक मामला बड़ा चर्चित है सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली लोकपाल हैं जस्टिस खानविलकर रहे हैं, खानविलकर साहब को जानते होंगे लोग। उन्होंने एक जज के करप्शन के मामले में संज्ञान ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट हाँ। में 3 लोगों की बेंच सुनवाई कर रही है कि जजों के भ्रष्टाचार पर कोई संज्ञान नहीं ले सकता, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जजों का भ्रष्टाचार कोई नहीं ले सकता संज्ञान में, प्रधानमंत्री का, चुनाव आयुक्त का, ये सब के सब कानून से परे हो गए। कानून सिर्फ इस देश के गरीबों आम आदमी के लिए, अडानी पर कोई कानून नहीं है, सेबी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब उसको छोड़ेंगे। अब अडानी और सबकी बात आई है, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं अभी आ रहा हूं इसमें धनखड़ की भूमिका पर, लेकिन उससे पहले जब अडानी का नाम आया है और ये करप्शन, तो इस करप्शन में कितने डूबे हुए हैं सब, जरा एक क्लिप है प्रशांत भूषण की, प्रशांत भूषण की क्लिप जरा चलाइए। कि मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट अडानी के फेवर में, तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर, उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण, बहुत खतरनाक कारण, बहुत खतरनाक, इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं, कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। दूसरा कानून सरकार ने पेश किया है कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनका मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लॉ मिनिस्टर 4 सेक्रेटरीज के नाम अपने हैट से निकालता है, जैसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होता है ना, 4 सेक्रेटरीज के नाम उसने निकाले। वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 महीने का नोटिस लाजमी होता है। चलिए आगे तो बहुत लंबा था, वो फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सब पे आ गए हैं। 9 करोड़ रुपए में किसी ने बताया कि मैंने दिया है चीफ जस्टिस को फैसले के लिए, अगले दिन वही फैसला आ जाता है। ये हम तो नहीं बता रहे। 9 करोड़ रुपए में इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में फैसला बिक रहा है, तो कमरे में भरा ही जाएगा नोट, नोट ही मिलेंगे ना कमरे में, और आग नहीं लगेगी, फायर ब्रिगेड वाले नहीं पहुंचेंगे तो और कोई तो जाएगा नहीं। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के घर में कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो वहां पर नोटों की छल्ली लग रही है और यहां लोकतंत्र की बल्ली लग रही है। ये है हालत भाऊ। अब इसीलिए मैंने रोका था सिर्फ कि ये और इसके बाद अभी मैं सुना रहा हूं, धनखड़ वाले पे आ रहा हूं। हाँ। ये जो आपने जो सुनाया, ये बहुत दिनों से चलन है, हम सुनते हैं। कोर्ट में पहले केस और फेस चलता था। केस के मेरिट पे बात होती थी, तो कई बार वकील जो होते थे कि कोई किसी का जूनियर है, कोई किसी का सीनियर है, कोई किसी के साथ है, तो एक फेस चलता था। लेकिन अब कोर्ट में तो सिर्फ पैसा ही चलता है, ऐसा लगने लगा। इन वकील, इस जज महोदय के पास इतना कैश आया कहां से? और यदि ये नंबर 1 का भी कैश होगा तो कैश घर में रखना ही गुनाह है, इतना कैश हो ही नहीं सकता। ये जो आग लगी है ना जज साहब के घर पे, वर्मा जी के, इस आग में न्यायपालिका के प्रति विश्वास जल गया। न्यायपालिका के प्रति विश्वास जल गया। अब कौन कहेगा कि मुझे न्याय ही मिलेगा? और कोलिजियम ने कहा कि इसको ट्रांसफर वापस कर दो, मतलब क्या इलाहाबाद में जाके वहां पे फिर को पैसा इकट्ठा करना चालू? ऐसे लोगों को सत्ता में होना ही, सेवा में होना ही नहीं चाहिए। सेवा में नहीं, जेल में मुख्य होना चाहिए। न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे एक आरोप लगता है व्यभिचार का। हाँ। और खुद के अध्यक्षता में खुद ही को क्लीन चिट देते हैं, खुद जांच कर लेता है।
और फिर सरकार के चाहे वो फैसले मान्य करके फिर राज्यसभा चले जाते हैं। क्या कहे इसको? एक चीफ जस्टिस ने तो ये भी कह दिया कि भैया न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद ही मत करो अब। जिस देश में न्याय खरीदा जाता हो, जिस देश में वोट खरीदे जाते हो, जिस देश में चुनाव आयोग मैनिपुलेट किए जाते हो, जिस देश में एजेंसियों का उपयोग सरकार अपने घर के कुत्तों जैसा करती हो, उस देश में लोकतंत्र रहता है, ये मैं नहीं मानता। ये लोकतंत्र को इन्होंने देश निकाला कर दिया और यहां अब तानाशाही बची। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे बोलने की आजादी है, उसका भी आपने देखा जो कल मस्क खुद कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए कि हमको हमारे पर सेंसरशिप लागू हो गई है, इसको बचाओ कैसे भी कर। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो फिर बिल्किस बानो के लोग भी ऐसे ही छूटते हैं, विरोधी पार्टियों के नेताओं को ऐसा ही जेल डाला जाता है, न्यायपालिका को वो नहीं दिखता। अब जयराम रमेश कहते हैं कि भैया हमने 55 लोगों ने दिया था, सुना नहीं, और इसके पास गए तो इन्होंने वकील किया होगा हाई कोर्ट में। मैं सुना देता हूँ, मैं सुना नहीं, देता वकील हूँ। की सुना दीजिए, जयराम रमेश को सुना दीजिए। देता हूँ उसको, जरा सुनाइए। राज्यसभा में धनखड़ वाले भूमिका पर आते हैं, सुनिए। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. So I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्यायिक जवाबदेही। ये न्यायिक जवाबदेही कौन, जब सब मिले हुए हैं, किसकी न्यायिक जवाबदेही? मुझे जो जयराम रमेश का आरोपी है, मुझे जयराम सीधे- रमेश की मुझे जयराम रमेश की मजबूरी समझ में आती है, हाँ, क्योंकि पीठासीन अधिकारी को ही उनको बोलना पड़ता है। हाँ, लेकिन मुझे दया भी आती है। दया इसलिए आती है कि फूटे घड़े में कितना भी पानी डालो, घड़ा भरता नहीं। ये स्वयं वकील है शंकर साहब, उन्हें पता है क्या है। जयराम रमेश, हो सकता है जयराम रमेश का दुख ये भी हो कि भाई इसी वर्मा जी ने उनका केस रफा दफा कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया था। इनको पता ही नहीं था, इन्होंने वकील खड़े किए होंगे, इनके पार्टी के वकील मनु संघवी और सब चले गए होंगे बेचारे बोलने। अरे इसके पहले उनके घर जाके कोई मैनेज कर लेता, थोड़ा कैश पहुंचा देते, तो हो सकता है इनके फेवर में जजमेंट आता। बिल्कुल आता। आज के डेट में मैं आशीष, मैं आपको बता दूं, मतलब ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता, हम दिल्ली में हैं, 30 साल से दिल्ली में हैं, आप भी दिल्ली में हैं। आप पूर्वांचल से आते हैं, मैं महाराष्ट्र के विदर्भ से आता। अब भगवान की दया से थोड़े लोग पूरे महाराष्ट्र में जानते हैं, तो कहीं से भी कोई सुप्रीम कोर्ट में केस हो तो लोग ये नहीं पूछते कि कोई अच्छा वकील दीजिए। वो कहते हैं कि उस जज के पास केस लगेगा, कोई जुगाड़ है क्या उसका, आप जानते हो किसी? मैंने बोला यार आप मुझे पूछ रहे हो, मैं जानता भी हूँ, मेरे नाम से जाओगे तो वो लेता हुआ भी पैसा नहीं लेगा। किस कम्युनिटी के रेफरेंस से आए हो, होता हुआ काम नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ लोग जुगाड़ ढूंढने आते हैं जजों का, तो पानी कितना दूषित हो चुका है आप अब देख लीजिए। ये हम कहेंगे तो इनको हंसी आएगी, इनको ये 10 केसेस बताएंगे, देखिए हमने ऐसा तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं किया। मैं नाम नहीं लूंगा, एक इंदौर में एक जज साहब थे, बहुत टेढ़े जज थे, सरकार के खिलाफ बहुत आए दिन सरकार को घेरते थे। हम इंदौर में थे कॉलेज, हमारे एक मित्र थे रियल एस्टेट में भी काम करते थे, उनके बच्चे का बर्थडे था, हम भी गए, नए नए ज्वाइन किए थे फ्री प्रेस, हम ट्रेनी थे तब, हम गए क्योंकि वो हमारे मित्र थे। तो वहां मैंने उस जज साहब को भी देखा अंदर के कमरे में बैठे हुए, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ
कि जिस आदमी के हम कसीदे पढ़ते थे, जिस आदमी को सबसे, ये आदमी इस बिल्डर क्या क्या कर, तो उन्होंने पहचान करवा दी कि अशोक भाई है, हमारे मित्र है, फ्री प्रेस ज्वाइन किया है। फ्री प्रेस जर्नल में मैं रिपोर्टर था, फ्री प्रेस ज्वाइन किया। जैसे कि मेरी आदत तब भी थी, तो मैंने भी कहा कि मतलब जैसा, मैं तो आपको बहुत, मतलब हम तो बड़ी इज्जत करते हैं आपके जजमेंट पढ़ पढ़ के, क्योंकि मैं भी लॉ कर रहा था तब। तो मैंने बोला मुझे तो गजब मतलब ये है, लेकिन आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आजकल अपॉइंटमेंट भी बगैर पैसे के नहीं। तो 2-4 दोस्त रखने पड़ते हैं। बाद में मैंने ट्रेस किया, वो हमारे दोस्त का कोई भी केस कभी उसके अगेंस्ट नहीं गया, सब उसके फेवर में गए। तो इसका मतलब 10 खिलाफ जजमेंट दे दो और 4 लोगों को बेल आउट करो, पैसे उगाओ। और ये तो इनकम टैक्स, टैक्सेशन, लेबर लॉज, ऐसे विधा के लिए जाने जाते थे। वहां तो पैसे की कमी है ही नहीं। पॉलिटिकल केसेस में तो, हाई प्रोफाइल केसेस में तो जज डरते हैं, अरे सारी दुनिया देखेगी। अब उसमें भी कोई शर्म नहीं है अभी आजकल। हाई प्रोफाइल केसेस में भी पैसा मिला तो जयललिता के केस में पता ही पड़ गया, या कोई बड़ा केस हो तो वो डील ही कर लेते कि भाई गवर्नर बनना है मुझे, आप गवर्नर बना दीजिए या मुझे राज्यसभा दे दीजिए, मैं ये कर दूंगा आपके। अरुण जेटली जी ने खुद कहा था, मतलब वर्तमान में जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं वो तो अरुण जेटली की इज्जत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का यदि नाम प्रधानमंत्री पद के लिए किसी ने चलाया होगा तो वो अरुण जेटली ही थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे। अरुण जेटली जी ने अपने लोकसभा के, मतलब राज्यसभा में ये बोला है, सदन में बोला कि the appointment of a judges after retirement should be looked into their decisions given prior to retirement. कोई भी न्यायाधीश के रिटायरमेंट के बाद जो उसको पद पे बिठाया जाता है, उसको उसका मूल्यांकन एक बार जरूर उन्होंने रिटायरमेंट के पहले दिए हुए नतीजों के साथ करना चाहिए। कई सरकार को ऑब्लाइज करके ये उन्होंने तब कहा जब यूपीए की सरकार थी, और मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार आने के बाद तो ये मल्टीफोल्ड हो गया। अब इतना कैश पकड़ने के बाद आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में यदि जज बन के जाते हो तो आपका डिमोशन तो नहीं हुआ। दिल्ली छोटा राज्य है, इलाहाबाद बड़ा कोर्ट है, यूपी है पूरा उसमें, और आपको इम्यून हो गए, आप कैश भी मिला तो क्या होता है, आप तो एकदम बेशरम हो गए इस मामले में, आने दो। नहीं, अब जब सजा नहीं है तब तो रास्ता खुल गया ना कि भाई वही तो जज साहब को कोई सजा हो नहीं सकती है, बहुत होगा तो इलाहाबाद दिल्ली से भेज दिया गया, तो तुम दरवाजा खोल के भरो नोट। बस एग्जैक्टली, मैंने तो बोला अभी तो मशीन लगा के, मतलब वो बाहर चौड़ा होके, मतलब जैसा वही नहीं लेंगे, कोर्ट में नहीं कहेंगे कि क्या लाए हो भाई, जरा पीछे पीछे रखवा देना बैग। एक बार अंदर से मुझे मैसेज आ जाए कि पैसे पूरे हैं, मैं आपको जजमेंट दूंगा। ये लेकिन फिर हम धनखड़ चल रहा है। आएंगे, फिर धनखड़ पे आएंगे। जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण मसले हैं, चुनाव आयोग, चुनाव जो है, चुनाव में, चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी, वोटर लिस्ट, न्यायिक जवाबदेही, जुडिशियल जो है जवाबदेही, इस पर किसी पर चर्चा नहीं होगी। तो चर्चा किस पर होगी? चर्चा किस पर होगी सदन में? चर्चा कुंभ के सक्सेस पे होगी। चर्चा प्रधानमंत्री की सक्सेसफुल अमेरिका यात्रा पे होगी। चर्चा सुनीता विलियम्स सुखरूप वापस आ गई और उसमें इंडिया के लोगों ने जो उसके लिए यज्ञ वज्ञ किया, उस पे होगी। चर्चा के लिए बहुत इशू है अपने यहाँ। चर्चा मोदी जी के महानता पे होगी। चर्चा इस पे होगी कि औरंगजेब की कब्र खोदी जाए या नहीं खोदी जाए। चर्चा इस पे होगी कि मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जाए कि नहीं ढूंढे जाए। चर्चा करने के लिए बहुत इशू है। रुपया नीचे गिर रहा है, कोई चर्चा नहीं। महंगाई बढ़ रही है, कोई चर्चा नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई चर्चा नहीं। किसानों की
जो किसान मर रहे लगातार, अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे, उस पे कोई चर्चा नहीं। क्या किसानों को दी हुई एमएसपी वाकई उनको मिल रही पे, इस पे कोई चर्चा नहीं। पीने का पानी का संकट, अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और पीने का पानी का संकट शुरू हो गया है कई राज्यों में, उस पे चर्चा नहीं। मनरेगा के लिए पैसा नहीं पड़ रहा है पूरा, इस पे चर्चा नहीं। 50 में फिर उसी पे आ जाओ कोर्ट पे, 50 सांसद जो कोरम होता है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 50 सांसदों ने, भाई नई प्रक्रिया पूरी की होती है आप डस्टबिन में डाल देते, 50 सांसदों ने दस्तखत करके ये न्यायिक जवाबदेही को लेकर के, और शेखर कुमार, जो जज शेखर कुमार, जो बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, उनके मामले में दस्तखत करके दिया। जगदीप धनखड़, माननीय उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा, इन्हें उस पर चर्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उस पर। ये बहुत 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 गंभीर बात है। ये जगदीप धनखड़ लोग, ये गंभीर आपके लिए, मेरे लिए, संविधान को मानने के लिए, लोकतंत्र में विश्वास रखने के लिए, उन लोगों के लिए गंभीर बात है। उन 55 में बीजेपी के कितने सांसद थे? कोई नहीं था। तो बीजेपी के सांसद नहीं तो वो काय के सांसद फिर? क्या औकात है तुम्हारी? तुम कौन? यहां सिर्फ सत्ता पक्ष की सुनी जाएगी या एक ही पक्ष है, उन्हें बोलने दिया जाएगा। सत्ता पक्ष यदि कुछ बोलना शुरू कर दे तो उसको विपक्ष बोलना शुरू कर दे तो बैठिए, चुप बैठिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, शांत, चुप बैठिए, 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 नो नो नो, माइक बंद कर देंगे, यहां तक बोलते हैं। माइक बंद कर देंगे। तो किस संविधान में लिखा हुआ है कि टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते आप? किस संविधान में लिखा है कि टी शर्ट पहन के आप लोकसभा में नहीं आ सकते? कहीं नहीं है ऐसा, कहीं नहीं है। वहां लुंगी पहन के, टोपी पहन के, गमछा बांध के, कुर्ता पहन के, धोती पहन के, पैजामा पहन के, शर्ट पहन के, सूट पहन के, साफा विविधताओं का भरा हुआ देश है ये। हाँ। हम नॉर्थ में लुंगी सोने के लिए टाइम पहनते हैं, दक्षिण भारत में लुंगी रेगुलर पहनाव है, शादी से लेके किसी भी बड़े फंक्शन में जाने के लिए, और दक्षिण भारतीयों को गर्व है लुंगी पर। आपके प्रधानमंत्री जाते हैं दक्षिण में तो लुंगी पहनते हैं, आप गरिमा दिखाइए उनको। गुजरात में कितने लोग लुंगी पहन के घूमते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यदि दक्षिण में लुंगी पहन के जाते हैं या लुंगी पहनते किसी फंक्शन में, तो वो उनका आदर व्यक्त करने का, उस संस्कृति के प्रति का एक तरीका है। आप ये देखिए कि कोई यहाँ पे व्यभिचारी लोग अंदर बैठे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के उत्पीड़न के केसेस लगे हुए हैं, और वो सूट बूट पहन के आए तो चल जाएंगे आपको। हाँ, वो चलते हैं। और किसी के ऊपर कोई केस लगा नहीं है, जो पूर्ण रूप से क्रिमिनल का एक भी केस सर पे लेके नहीं चला है, वो टी शर्ट पहने का तो आपको लगता है सदन का अवमानना हो गया? सदन की अवमानना तो ये स्वयं है। परंपराओं की बात करते हैं सदन में, कौन सी परंपराओं का पालन हुआ है सदन में? इस सदन की परंपरा देखनी हो तो आपको 1947 से देखनी पड़ेगी। नहीं, कुल मिलाकर के अरे अटल जी के समय आप छोड़ दीजिए, बाकी तो सब आपके हिसाब से कांग्रेस सत्ता है ही नहीं, कांग्रेस तो फ्रॉड है। 2014 के बाद ही आपको ये मिली, आजादी मिली। 2014 से आजादी मिली होगी, लेकिन अटल जी को तो छोड़ो मत। अटल जी के 5 साल में क्या परंपरा नहीं निभाई गई? आज भी अटल जी के समय के लालू जी के भाषण सुनिए आप, अटल जी ने ठहाके लगाए और वहां के स्पीकर ने मत बोला नो नो नो, माइक बंद कर देंगे अभी तुम्हारा। परंपराओं की बात ये ना करें प्लीज। कहाँ अटल जी, कहाँ लालू यादव के राजनीतिक स्टाइल, ये सब कूप मंडूक है, कुएं मेढक है, उसी में इनको लगता है कि यही जो है। चंद्रशेखर छोड़िए, लोगों को लगता होगा कि लालू की कॉमेडी की बात कर रहे हैं हम लोग। चंद्रशेखर के भाषण सुनिए, चंद्रशेखर बोलने खड़े होते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस पूरा सदन सुनता था।
चंद्रशेखर जैसे, राजनारायण जैसे लोग थे, ऐसे व्यंग करते थे। पीलू मोदी जैसे लोग थे पीलू मोदी जैसे लोग व्यंग करते थे कि तो ये बाल सब कवि तो जैसे, बैरागी जैसे लोग काव्य प्रस्तुति करते थे। ये खैर, ये जब जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे जज हैं तो फिर अब देखिए, सत्ता पक्ष का सांसद, विधायक, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है राजनाथ सिंह ने, रविशंकर प्रसाद ने, कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यानी उनको कुछ भी वो करे इस्तीफे नहीं होते। और दिखाया है, टेनी के बच्चे ने थाल से कुचल दिया किसानों को, मौतें हुई, इस्तीफा नहीं हुआ, मौतें हुई, इस्तीफा नहीं हुआ। अभी राय साहब के यहाँ, ये गृह मंत्री है, राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है केंद्र में, उनके गोली चली, उनके भांजों ने आपस में गोली मार के एक दूसरे को मार डाला। ये रोल मॉडल है देश के लिए। उनकी बहन कुछ जख्मी हो गई। अश्विनी वैष्णव की रेल रोज रेल डिरेल होती है, लेकिन इस्तीफा हमारे यहाँ नहीं होते। इस्तीफा यहाँ नहीं होते तो सत्ताधारी दल में इस्तीफे नहीं होते, उनपे कुछ भी व्यभिचार, दुराचार, अपराध, भ्रष्टाचार, कोई आरोप लगे, उनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते। कार्यपालिका में बैठे लोग तो सर्वशक्तिमान हैं, वही आजकल कई बार मुख्यमंत्री को चला रहे हैं। कई राज्यों में क्या, सारे राज्यों में करीब मुख्यमंत्री वही चला रहे हैं। और न्यायपालिका में अगर आपके घर में नोटों का भंडार मिलता है तो आपको तबादला कर दिया जाएगा कि अब यहाँ नहीं, यहाँ पे कमरा फुल हो गया है, जाओ दूसरे कोठी में दूसरा बंगला लो, वहां कमरा खाली है, उसको उन्होंने कहा कि दिल्ली का शोषण बहुत किया आपने, जरा यूपी में जाके इलाहाबाद में अपनी पुरानी प्रैक्टिस है, पुराने दिन याद करिए, पुराने क्लाइंट को जगाइए और वहां बंगला भरना शुरू कर दिए नोटों से। गोदाम, बेसिकली गोदाम चेंज हो गया, गोदाम चेंज हो रहा है। ये न्यायपालिका की हालत है। अब आप लोग अपनी दशा पर रोइए या हंसिए या कंबल ओढ़ के सोइए। एक निवेदन चलते चलते मैं करूंगा और अपने यहाँ भी कोशिश करूंगा, बीच बीच में व्यूज के लिए हमको देखिए, कहने में हम लोग के साथ भाऊ हमारे बड़े भाई और हम दोनों के साथ दिक्कत है कि बहुत लोग कहते हैं कि अपने लोगों को भी नहीं बख्शते, तो नहीं बख्शते, हमारे अपने यहाँ भी ध्यान देंगे और बाकियों से निवेदन करेंगे। हालांकि हमने कई बार कहा है कि अब हम किसी को उठा नहीं पाएंगे, कई बार हमको लगता है कि हम ही को गिरना पड़ जाएगा। तो ये जो लिखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस एकदम लाल हो गए, गुस्से से तमतमाए और हिल गया चुनाव आयोग, ये फर्जीवाड़ा लिखना बंद कीजिए। इससे जनता के भीतर झूठी उम्मीदें जगती हैं कि वाकई जिस दिन केस की लिस्टिंग नहीं होती, ये हकीकत मैं बता रहा हूं 30 सेकंड आखिर में बस, जिस दिन केस की कोई लिस्टिंग नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई नहीं होती, उस दिन बड़ा बड़ा थंबनेल और बहुत बड़े बड़े, जिनके सबसे ज्यादा व्यूअर्स लोग होते हैं, वो भी लिखते हैं भड़के चीफ जस्टिस, हिले मोदी, गिरी सरकार, उड़ा अखबार, मतलब क्या क्या लिख देते हैं लोग। कहते अच्छा लग रहा है चीफ जस्टिस कुछ किए हैं, उस दिन लिस्टिंग तक नहीं होती है। तो अगर कभी 2, 4, 5 जज, मैं तो नाम लेके वो भी कहता हूं, हम लोग नाम लेने में यकीन रखते हैं, जस्टिस अभय अशोक हैं, जस्टिस जॉर्ज अगस्टिन मसीह हैं, जस्टिस गवई से थोड़ी उम्मीदें हैं, जस्टिस उज्जवल भुइया हैं, नाम के साथ बता दूं, किसी दिन होगा तो 8-10 नाम, और उनके सारे केस पुराने। ये जब कुछ फैसले लेते हैं अच्छे, तो हम थोड़ा सा खाली उम्मीद के साथ कि चलिए एक किरण, मतलब अभी हमारे खिड़की से रोशनी आ रही है, सूरज की, दरवाजे बंद हैं लेकिन खिड़की से रोशनी आ रही, इतने भर की चर्चा करिए। ये बढ़ा चढ़ा करके व्यूज के चक्कर में फालतू देशवासियों को भ्रमित मत करिए, मिसलीड मत करिए, क्योंकि जो है जस्टिस यशवंत वर्मा यही ज्यूडिशरी की हकीकत है। और इनको जो तबादला करने के लिए जो है कॉलेजियम ने सिफारिश की है, यही जुडिशरी का इंसाफ है। इंसाफ भी देखिए, हकीकत और इंसाफ दोनों सामने है। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ कार्यक्रम में ही मिड डे मुद्दा विशेषों को आगे। नमस्कार।